वो राक्षस रूपी मानव उन सभी से बुजुर्ग प्रतीत हो रहा था। उसका भी शरीर बाकियों की तरह काला था, उसकी आंखें बड़ी और चेहरा डरवाना सा था। लेकिन चेहरे के प्रति उसका व्यवहार काफी बदला हुआ था। उसके आने पर गण के सभी सदस्य सर झुका लेते। वो एक दृष्टि उन सभी पर गुस्से से डालता हुआ दामिनी की ओर देखता। राजकुमारी, शायद आपको ज्ञात नहीं, ये राक्षस गण का इलाका है। यहाँ कोई भी मानव जाति प्रवेश नहीं करती। आपकी भूल तो हो नहीं सकती, क्योंकि रणथंभौर के बालक भी इस नियम से भली भांति परिचित हैं। फिर आपके यहाँ प्रवेश करने का कारण? वो राक्षस गण का सरदार दामिनी से सहज भाव से यहाँ आने का कारण पूछता है। हमें लाल पहाड़ी तक अति शीघ्र ही पहुंचना था, जिसके लिए हमने ये मार्ग चुना। अन्यथा यहाँ हम कदम भी नहीं रखते। दामिनी कसे हुए भाव से गण के सरदार को कहती। आपने यहाँ का मार्ग चुना अवश्य है, किंतु यहाँ के मार्ग के विषय में क्या आपको कुछ जानकारी नहीं? क्या आपके पिताजी महाराज चंद्रभान ने कोई जानकारी नहीं दी कि एक बार जो हमारे इलाके में प्रवेश कर गया वो अपना सब कुछ खोकर ही जाता है? वो राक्षस गण का सरदार रौबदार आवाज निकाले कहता है। हम यहाँ सौदा करने नहीं आए हैं, हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचना था, इसलिए हमने ये मार्ग चुना। दामिनी भी उतनी ही तेज आवाज में कहती है। अब चुन ही लिया है ये मार्ग, तो इस मार्ग से आसानी से तो जा नहीं पाएंगी राजकुमारी जी, क्योंकि नियम आपके पितामह से ही चलते आए हैं, और आप राजवंश ही अपने नियमों का उल्लंघन कर रही है। ये तो आपको शोभा नहीं देती राजकुमारी जी। वो राक्षस रूपी मानव दामिनी से कहता है। हमने अपने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, समझे तुम? दामिनी कसे हुए भाव से उस गण के सरदार को कहा। तो फिर कीजिए सौदा हमारे साथ या दीजिए अपना जीवन। वो राक्षस गण का सरदार अपनी दोनों हाथ फैलाता हुआ तेज आवाज में कहता है। दामिनी का मन घबरा उठा। उसका घोड़ा चीत्कार कर गया। पहली बार दामिनी की आंखें में डर समा गया था। वो एक ऐसे दलदल में जा फंसी थी, यहाँ से उसका निकल पाना अपने राजपरिवार को मुसीबत में डालने जैसा था। राजकुमारी दामिनी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है। वो खुद ऐसा माया जाल में फंस चुकी थी जिसकी कीमत उसका पूरा राजपरिवार भुगतने वाला था। दामिनी एक गहरा उच्छ्वास लेती है और उसके सरदार को कहती है। क्या सौदा करने चाहते हो तुम? दामिनी को सौदा के लिए सहमत होते देख उन सब राक्षसों के चेहरे पर क्रूर हंसी थी। उस गण का सरदार दामिनी से कहता है। रणथंभौर के राज सिंहासन पर हमारे गण का वंश राजगद्दी पर बैठेगा? असंभव। तुमने साहस कैसे किया हमारे राज सिंहासन पर अपनी तुच्छ नजर डालने की? दामिनी तेज आवाज और गुस्से से बोल उठी। नजर नहीं, हमें वो राज सिंहासन चाहिए। और ये आप करोगी राजकुमारी दामिनी, क्योंकि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप जिस प्रतियोगिता के लिए शाम दाम दंड भेद प्रयोग कर चुकी है उसे हम सफल बनाएंगे, किंतु बदले में हमें वो राज सिंहासन अवश्य चाहिए। गण के सरदार ने व्यंग से कहा। आपको कैसे ज्ञात हुआ हम राज सिंहासन पाने के लिए लाल पहाड़ी जा रहे हैं? एक टेढ़ी दृष्टि डाले दामिनी गण के सरदार को कहती हैं। गण के सरदार एक तीखी हंसी हंसते हुए कहते हैं। महाराज ने नगर से जरूर अलग किया है, किंतु हम नगर से अलग नहीं हुए हैं। वहाँ की पल पल की खबर हम रखते हैं। इस समय रणथंभौर के अगले राजा होने की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आज प्रतियोगिता का दूसरा चरण है, जहां आपको लाल पहाड़ी अति शीघ्र की पहुंचना है। परंतु राजकुमारी दामिनी कैसे पहुंचेगी? वो तो राक्षस गण के इलाके में प्रवेश कर चुकी है। निर्णय लीजिए राजकुमारी, आपका स्वप्न हम पूरा कर सकते हैं, किंतु बदले में हमारे स्वप्न भी आपको पूरे करने होंगे। राक्षस गण के सरदार की बात सुनकर दामिनी उलझन में पड़ जाती है। एक तरफ उसका राजपरिवार का राज सिंहासन और दूसरी तरफ उसका स्वप्न जो कुछ ही क्षणों में पूरा हो जाएगा, किंतु ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा। हमें इस गण में शामिल होकर इनके वंश को राज सिंहासन का अधिकार देना होगा। राक्षस गण का राज सिंहासन पर अधिकार करेगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन भर के लिए यही कैद हो जाएंगे, और हमारे हाथों से राज सिंहासन छीन कर किसी और को दे दी जाएगी, क्योंकि न हम समय पर पहुंच पाएंगे और न ये प्रतियोगिता जीत पाएंगे। हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दामिनी आंदोलित हो उठी। उसके लिए एक एक पल अब भारी पड़ रहा था। क्या विचार है आपका राजकुमारी? सौदा स्वीकार है या हमारे गण में कैद होकर रहना है?
गण का वही काला क्रू राक्षस क्रू हंसी से दामिनी को देखकर कहा। दामिनी के मन मस्तिष्क पर एक जंग सी चल रही थी। उसका दिल सौदा स्वीकार करने से विरोध करता है, वही दिमाग राज सिंहासन की लोभ में सौदा स्वीकार करने को कहता है। दामिनी विचलित हो उठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे जल्द ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना था। क्या सोच रही हैं राजकुमारी दामिनी? जल्द ही कोई निर्णय लीजिए, वरना आपके हाथ से सिंहासन भी जाएगी और आपके प्राण भी। ये उस राक्षस गण के सरदार की आवाज थी जो दामिनी को ललकार रही थी। आखिरकार मन और दिमाग की जंग में जीत दिमाग की हुई। हमें ये सौदा स्वीकार है। हमें राज सिंहासन हर हाल में चाहिए, जिसके लिए हम कोई भी कीमत चुका सकते हैं। दामिनी आंखों में अंगार लेकर कहती है। उस गण के सरदार दामिनी की ओर से सौदा स्वीकार कराने पर कहते हैं, तो फिर कीजिए हमसे सौदा राजकुमारी, आपको आपका राज सिंहासन अवश्य मिलेगा, किंतु इसके बदले आपको उस राज सिंहासन पर आपके बाद हमारे राक्षस गण के वंश का अधिकार होगा। यानी कि आपको हमारे गण के राक्षस सदस्य में किसी एक से विवाह करना होगा और हमारे वंश को आगे बढ़ाना होगा। इतना सुनते ही दामिनी स्तंभ रह जाती हैं। एक राक्षस से संबंध, एक मनुष्य होकर किसी राक्षस से संबंध कैसे रख सकती है वो? दामिनी पूरी तरह से कांप उठी। आज उसे पहली बार अपने लिए गए निर्णय से घोर पछतावा हो रहा था। एक तरफ उसके सामने सिंहासन का प्रलोभ था, तो दूसरी तरफ इन राक्षसों से बीच आकार फंसना। हमें स्वीकार है, किंतु एक शर्त पर, दामिनी ने सर्द भरी आवाज में कहा। कैसी शर्त? राक्षस गण के सरदार ने आंखें सिकुड़ी। जब तक मुझे राज सिंहासन पर अधिकार मिल नहीं जाता, तब तक हम तुम्हारे राक्षस वंश को न आगे बढ़ा सकती हैं और न उसे अधिकार दे सकती। दामिनी ने कहा। आप एक राजकुमारी होकर भी इतनी मूर्खता वाली बात कैसे कह दी? हमने आपके सामने ये सौदा रखा है तो कुछ विचार करके ही रखा होगा। आगे की प्रतियोगिता के लिए हम आपको कुछ खास विद्या दे रहे हैं, जो आपको प्रतियोगिता में सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि आपके अलावा कोई और इस प्रतियोगिता में जीत हासिल कर भी नहीं सकता। राक्षस गण के सरदार की बात सुनकर दामिनी का सीना अहंकार से चौड़ा हो जाता है। एक बार फिर उसकी आंखों में राज सिंहासन के प्रति मोह, उसकी आंखों में अहंकार की रोशनी फैल जाती है। उस राक्षस गण के सरदार दामिनी की ओर आकर उसके मस्तिष्क में हाथ रख कुछ मंत्र बुदबुदाता है और उसे एक लाल रंग की अंगूठी देता है। हमने आपको जो मंत्र दिया है उसका प्रयोग आप समय आने पर जब उच्चारण करोगी तो परिणाम आपके सामने होगा। और ये अंगूठी, इसे क्या करना है? दामिनी उस लाल रंग की चमकती हुई अंगूठी को देखकर कहती है, ये आपके और हमारे बीच के सौदा का गवाह है। इसे आप इतनी आसानी से अपने आप से अलग नहीं कर सकती राजकुमारी। उस गण का सरदार रहस्यमय मुस्कान लेकर कहता है। ठीक है, क्या अब हम जा सकते हैं? दामिनी जाने की आज्ञा लेकर कहती है। जी बिल्कुल, किंतु अपना वचन याद रखना राजकुमारी दामिनी। उस गण के सरदार ने दामिनी को उसका वचन याद दिलाते हुए कहा। राजकुमारी दामिनी अपना वचन मरते दम तक याद रखती हैं। कहते हुए राजकुमारी दामिनी उन सब से विदा के कर लाल पहाड़ी को ओर जाने लगी। उसके जाते ही उन सभी राक्षस गण के सदस्य के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान रहती है। दामिनी को उस इलाके से जितनी दूर होती जा रही थी, उसके मन मस्तिष्क पर एक बोझ होता जा रहा था। उसका मन बार बार उच्छलित हो उठता था कि उसने जो किया वो एक घोर अपराध था, परंतु दूसरी ओर राज सिंहासन के लोभ के कारण वो अपनी मन की उलझनों को नजरअंदाज कर रही थी। प्रतियोगिता का अंतिम पहर बीत रहा था। जहां राजकुमार पृथ्वीलाल पहाड़ी के रास्ते में पहुंच चुके थे, वही राजकुमारी मैथिली अपनी सूझबूझ के साथ लाल पहाड़ी का मार्ग ढूंढ निकाल लेती है। वो पहाड़ काफी ढलान बना हुआ था। उसकी कठोर चट्टानें नोखिले थे। समय का दूसरा पहर बीत रहा था, जिससे सूरज की लालिमा पहाड़ पर पड़ रही और पहाड़ लाल रंग से फैल हुई थी। इसी कारण इस पहाड़ को लाल पहाड़ी कहा जाता था। इन सब के बीच दामिनी उन सब से पीछे रह गई थी, जिससे वो अपनी घोड़े तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ा रही थी। मैथिल लाल पहाड़ी के नीचे तक पहुंच चुकी थी। उसके आगे राजकुमार पृथ्वी थे, जो अपने घोड़े को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजकुमारी मैथिली लाल पहाड़ी के सुंदर दृश्य को देखकर रुक जाती हैं। तभी आगे से राजकुमार पृथ्वी उन्हें आवाज देते हैं। राजकुमारी मैथिली,
आप वही रुकी हुई सुंदर दृश्य को देखती रहोगी और यहाँ प्रतियोगिता का समय निकल जाएगा। मैथिली राजकुमार पृथ्वी की बात सुनकर उन्हें कहती हैं, भाई साहब, कितना सुंदर दृश्य है यहाँ। हमें तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मन हो रहा है यही बैठी हुई इन पहाड़ों के सुंदर दृश्य को देखती रहूं। हाँ हाँ, आप आराम से विश्राम कीजिए, हम तो चलते हैं प्रतियोगिता के चरण पूरी करने। कहते हुए राजकुमार पृथ्वी घोड़े लेकर आगे बढ़ जाते हैं। राजकुमार पृथ्वी की बात सुनकर मैथिल भी घोड़े समेत सतर्क हो जाती। भाई साहब उचित कह रहे हैं, अगर आज प्रतियोगिता का समय नहीं होती तो हम यही इन दृश्यों को देखते रहते। काश इस समय राजकुमार आद्वैत भी हमारे साथ होते। आद्वैत को सोचते ही वो अपनी तंद्रा से बाहर आती हुई कहती, हम तो भूल ही गए हम इस समय प्रतियोगिता में है। कहते हुए राजकुमारी मैथिली अपनी घोड़े को भी आगे बढ़ती ले जाती। इन दोनों को बहुत आगे तक बढ़ते हुए राजकुमारी दामिनी दूर से ही देखती है और अपनी घोड़े को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाती है। राजकुमार पृथ्वी और राजकुमारी मैथिली लाल पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। दामिनी उन दोनों को लक्ष्य के समीप पहुंचता देख अपनी मुठिया भींच लेती हैं। ये दोनों इतनी शीघ्रता से कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हम लाल पहाड़ी के इलाके में नहीं जाते तो हम भी इनसे आगे पहुंच चुके होते। अब हमारे पास समय नहीं है, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। कहते हुए दामिनी अपनी मुठिया भींचकर आंखें बंद लेती और जब अपनी आंखें खोलती वो आंखें लाल रंग में परिवर्तन हो जाती हैं। दामिनी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान रहती है और वो एकटक उन दोनों को लाल पहाड़ी में चढ़ते हुए देखती है। यहाँ अचानक से राजकुमार पृथ्वी और राजकुमारी मैथिल के पैर वही जम जाते जैसे वो एक ही पल में उस पहाड़ से चिपक गए हो। न आगे बढ़ पाते हैं और पीछे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? राजकुमार पृथ्वी अपने पैरों को आगे न बढ़ता हुआ देखकर कहते हैं। वही राजकुमारी मैथिली का भी यही हाल रहता है। हमारा पैर, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आह! लेकिन यहाँ राजकुमारी दामिनी बड़ी ही फुर्ती से पहाड़ी तक पहुंच गई और अपने घोड़े को पहाड़ी के नीचे बांधकर ऊपर की चढ़ाई करने लगी। दामिनी को अचानक से पहाड़ पर चढ़ते हुए देख राजकुमार पृथ्वी और मैथिल हैरान रह जाते हैं, जबकि उन दोनों को पैर अभी भी चट्टानों पर जमे हुए थे। कहानी जारी रहेगी, कहानी के साथ बने रहे।